आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और जब चुनाव हो और नेता बयानबाजी ना करें, ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। चुनावी रण में बयानों के तीर भी बखूबी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई बयान तो ऐसे होते हैं जिनसे सियासी संग्राम छिड़ जाता है। जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचेंगे तो कटेंगे बयान से सियासी जंग की शुरुआत हुई, लेकिन अब हर राजनेता अलग अलग बयान दे रहा है। अब कांग्रेस ने नया नारा दिया है, डर गए तो मर गए। अब इसके साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक है तो सेफ है का पोस्टर भी देखने को मिला और उधर आरजेडी ने अपने कार्यालय के बाहर बीजेपी से सटेंगे तो कटेंगे तक के पोस्टर लगा डाले हैं। लिहाजा अब ऐसे बयानों के बाद सियासी जंग होना भी लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। आज चर्चा इसी पर। और सीधे रुक करते अपने मेहमानों का। प्रवक्ता है बीजेपी से सुरेश गर्ग और साथ ही प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से भरत मेघवाल। आप दोनों का स्वागत है सच पे धड़क में। मेघवाल साहब, पहले आपका रुख करते हुए, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने एक पोस्टर दिखाया क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है जिसका प्रचार का आज आखिरी दिन था। उन्होंने जो पोस्टर दिखाया उसमें अडानी और साथ ही पीएम मोदी की फोटो दिखाई है। सेफ है तो एक है, किस नजरिए से कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है, इस नारे को लेकर? देखिए ऋचा जी, हम पिछले 10 वर्षों से देखते हैं और माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार इस बारे में बात की है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने मित्रों को सहायता दी जाती है, चाहे वो घटनाक्रम इनके कोल से संबंधित हो, चाहे इनकी ऋण माफी से संबंधित हो, या जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्टों के अंदर जिस तरीके से इनको सहायता प्रदान की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके बारे में। तो राहुल गांधी जी ने जो चीज़ें कही है उस चीज़ में मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए, और वो चीज़ उन्होंने बार बार अपने लेख में भी बताई और लेख के अलावा उन्होंने संसद के अंदर भी इस बारे में हमेशा जिक्र करा। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी है तब तक मुझे लगता है अडानी और अंबानी जी का बार बार जो जिक्र करते हैं राहुल गांधी जी, वो सेफ है। और इसी वजह से आज देश के अंदर आप देखिए कि 70% से ज़्यादा जो संपत्ति है वो मात्र 1% लोगों के हाथ में, और जो आम जनता है, जिस गरीब की बात करके ये सरकार सत्ता में आई थी, वो गरीब आज भी गरीब होता जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि आज ही क्या मैं बता दूं, आज ही के न्यूज़पेपर की बात है कि भरतपुर के अंदर जो गेहूं है वो गेहूं नहीं मिल पा रहा है लोगों को अंदर। ये भरतपुर की स्थिति है। भरतपुर के अंदर ही, जहां से तो गृह मंत्री जो अपने मुख्यमंत्री है जिनका गृह जिला आता है, पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो किस तरीके से लोग निचले स्तर पर जाते जा रहे हैं। तो ये एक होंगे ना जब तक राहुल गांधी ने जो पोस्टर दिखाया, वो पोस्टर मतलब क्या सर, मकसद क्या है? सेफ का मतलब क्या समझ लिया आपने? तिजोरी या फिर सेफ का मतलब सुरक्षित? क्योंकि इसके दो मतलब होते हैं। देखिए अभिप्राय तो दोनों चीजों का है, तिजोरी समझिए और सेफ समझिए। आप क्या समझ रहे हैं, मुझे बताएं ना। देखिए देखने का नजरिया है जी, क्योंकि तिजोरी तो तभी भरी जा रही है ना जब प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर आपको ज्ञात हो तो श्रीलंका के अंदर भी जब, और अडानी के साथ जो फोटो शेयर किया, वो अडानी के साथ, सॉरी, जो फोटो लगाया है पीएम मोदी को दोनों को एक साथ दिखाया गया है, उसका क्या मतलब है मुझे समझाए ना। तो आप तिजोरी समझ रहे हैं, सेफ का मतलब दिखाया तो राहुल गांधी जी ने जब एरोप्लेन के अंदर जा रहे थे तो वो भी दिखाई है। राहुल गांधी जी ने तो संसद में भी ये चीजें दिखाई है। और मैं बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकली आपको, अगर आपको ध्यान हो तो कोल इंडिया के अंदर बाहर से जब रिपोर्ट आई थी, जब एक एजेंसी ने रिपोर्ट करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाहर जो घटिया किस्म का कोयला होता है उस कोयले को इंपोर्ट किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने एक रूल लेके आए, एक आदेश लेकर आए कि आपको 6% कोयला आयात करना पड़ेगा। उस कोयले को यहाँ पर जो अडानी की कंपनियां थी उन कंपनियों ने भारत सरकार को दिया। ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सेव करके, उनकी जो सेफ है जो तिजोरी है, उस तिजोरी को भरने का काम किया है। जो व्यक्ति आज तक कभी इतने अमीर नहीं बन पाए, वो पिछले 10 साल में इतना ज्यादा पैसा उनके पास आ गया, हर तरह की उनके पास एजेंसीज आ गई, हर तरह के उनके पास टेंडर आ गए। जो एक फ्री हैंड, एक जो कहते हैं ना आर्म्स लेंथ प्राइस पे जो कंपटीशन होना चाहिए था, एक फेयर प्ले होना चाहिए था, वो फेयर प्ले आज हो नहीं रहा है। श्रीलंका के अंदर आपको ज्ञात हो कि श्रीलंका के जो अम्बेसडर थे उन्होंने खुद नहीं कहा था कि अंबानी मोदी जी ने हम पर दबाव बनाया था कि अडानी को जो ऑयल्स वगैरह है उसके टेंडर दिए जाए। ये कितने स्टेटमेंट थे जो स्टेटमेंट बाहर के लोगों ने बताई है। सुरेश जी, जो राहुल गांधी ने फोटो दिखाया, तस्वीर दिखाई है, राहुल उसमें पीएम मोदी और साथ ही अडानी नजर आ रहे हैं और साथ साइड में एक चाबी भी है, सेफ की चाबी है।
अब वो कह रहे हैं कि सेफ का मतलब सुरक्षित जनता के लिए कोई मैसेज नहीं बल्कि अडानी के लिए है। अगर एक है तो हम सेफ हैं, यानी तिजोरी सेफ है। देखिए ऋचा जी, यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में एक है तो सेफ का मतलब होता है देश की सुरक्षा जी, और इनका सेफ का मतलब है तिजोरी, क्योंकि इन्होंने पिछले 60 साल तक तिजोरी भरने का काम किया है। तो इनको तो सेफ का मतलब तिजोरी समझ में आएगा। हमको सेफ का मतलब हिंदुस्तान की सुरक्षा से है। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा सेफ होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो हिंदुस्तान की सुरक्षा रहेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को सेफ मानते हैं, ये आतंकवादियों को सेफ मानते हैं, ये पत्थरबाजों को सेफ मानते हैं, ये रोहिंग्या को सेफ मानते हैं, ये उनको जो वक्फ को सेफ मानते हैं। तो इनमें और भारतीय जनता पार्टी में ये फर्क है। मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, एक है तो देश सुरक्षित है। लेकिन अगर आप बंटवारा, अगर देश का बंटवारा करें तो ये कांग्रेस की देन है कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का बंटवारा किया। ये तो सर्वविदित है। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए देश का बंटवारा हुआ। अब ये कहते हैं कि बार बार भ्रष्टाचारियों की, तो ये जीजा जी के साथ में फोटो है, ये कांग्रेस के जीजा जी है जो अडानी के साथ में है। आप देख लीजिए, ये कांग्रेस के जीजाजी हैं जो अडानी जी के साथ में है। ये फोटो है, पूरे सब जगह मिल जाएगी आपको जीजाजी किसके साथ बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी के जीजाजी या कांग्रेस के जीजाजी? कांग्रेस के जीजाजी साहब। जब कांग्रेस किसके ऊपर चल रही है? राहुल गांधी के ऊपर चल रही है। कांग्रेस किसके ऊपर? सोनिया परिवार के लिए, गांधी परिवार में तो जीजाजी उनके ही हुए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीजाजी के साथ में अडानी जी की फोटो है। अशोक गहलोत की जीजाजी के, अशोक गहलोत की अडानी जी के साथ में फोटो। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ आया है तो अडानी जी लाया, तब तो इनको गाली नहीं आती, तब तो भ्रष्टाचार समझ में नहीं आता। जब 1100 करोड़ रुपए की पेनल्टी अडानी को दे दी इन्होंने जब कांग्रेस के शासन में, तब इनको समझ में नहीं आया। तेलंगाना के अंदर 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया, तब वो अडानी इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अडानी ने अच्छा काम किया तब तो इनको समझ में नहीं आता। अगर सबसे पहला ठेका दिल्ली के अंदर जियाजी को रावत बाड्रा को दिया, तब इनको समझ में नहीं आता। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लूटा है। लूट की दुकान और मोहब्बत की दुकान तो आपने देखा होगा कि किस तरीके की मोहब्बत की दुकान है, नफरत ही नफरत फैला हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा सेफ का मतलब ये है देश को सुरक्षित करना, और इनका सेफ का मतलब है तिजोरी भरना, क्योंकि इन्होंने हमेशा आदत भ्रष्टाचार किया, तिजोरी भरने का काम किया, तो इनको यही समझ में आएगा। ठीक है भरत जी, पहला जो फोटो दिखाया सुरेश जी ने, जो राहुल गांधी के जीजाजी हैं उनका फोटो दिखाई दिया है जिसमें अडानी के साथ वो बैठे हुए हैं। पहले सर अपने गिरेबान में झांकिए कि आप कितने साफ सुथरे हैं, उसके बाद किसी और पर आरोप लगाइए। सवाल है दूसरा कि अगर निवेश कांग्रेस शासन में हो रहा है इन उद्योगपतियों के जरिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीजेपी की सरकार में हो रहा है तो गलत क्यों हो गया? दो सवाल सर, जवाब दीजिए दोनों पर। ऋचा जी देखिए, गारद साहब खुद प्रोफेशनल है और मुझे लगता है कि ये भाजपा प्रवक्ता की जगह प्रोफेशनल की तरह अगर बात करते तो बहुत अच्छा लगता। पहली चीज आपने कहा बीजेपी के तो आप बात करेंगे ना प्रोफेशनली बात की है मैंने तो यही बताया कि भाई ये तो ये फोटो है नहीं है। मैं फोटो का जवाब, हाँ तो ये नहीं ना फोटो, जियाजी की फोटो है नहीं अडानी के साथ में, मैं जवाब अशोक गहलोत की फोटो है नहीं अडानी के साथ में, मैं उसी फोटो के आधार हाँ पर तो यही रहा ना फोटो, तब अडानी कहाँ से लेके थे? आपने क्या अपना जो प्रोफेशनल जो नॉलेज थी ना, उस प्रोफेशनल नॉलेज को प्रवक्ता के आधार पर आपने शून्य कर लिया। मैंने आपको जब मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ मैंने कहा फेयर प्ले। फेयर प्ले मींस आर्म लेंथ प्राइस मींस, ये सुरेश गर्ग जी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने ये नहीं कहा कि अडानी के साथ व्यापार मत करिए, हमने ये कहा कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आज सिर्फ दो व्यक्तियों को हर तरह का टेंडर सरकार अपनी मंशा से और हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर टेंडर होता तब तो फेयर प्ले हो जाता है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत टेंडर करता तब तो वो अडानी अच्छा हो जाता है, अगर दूसरे राज्यों में होता तो वो भ्रष्टाचार क्यों हो जाता? मुझे ये समझ में नहीं ऐसा क्यों है, मतलब जनता को झूठ बोलना बंद करे, ये झूठ बोलने की दुकान आपकी बंद हो चुकी है, ये दुकान आपकी बंद हो चुकी है झूठ की। आपने हरियाणा में भी देख लिया होगा कि झूठ की दुकान कब तक चलती रहेगी। आप देश को आतंकवादी को सुरक्षित मानना चाहते हो क्या? हम देश को सुरक्षित मानना चाहते हैं, लेकिन आप आतंकवादी को सुरक्षित की बात करते हो। तो रहे फोटो पे जवाब दे तो रहे ना, आपके फोटो लेकर आए जवाब दे रहे हैं उस पर। जी ये बताता है कि किस तरीके से गर्ग साहब की बात पिटती जा रही है। मैंने आपको ये कहा कि हमने कहा फेयर प्ले और आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि अगर सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को हर तरह के टेंडर देगी
तो वो होता है कि आप उसको सेव कर रहे हैं, आप ओपन रखिए। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 80% से ज्यादा टेंडर हर एक सेक्टर के अंदर अडानी को मिले हैं, हर एक सेक्टर के अंदर। अगर आपने देखा होगा हिडनबर्ग की रिपोर्ट, हिडनबर्ग तो किसी तरह का पॉलिटिकली एजेंसी नहीं है ना, हिडनबर्ग तो किसी पॉलिटिकली रिसर्च पॉलिटिकल वो नहीं है ना, उसने किस तरीके से बताया, किस इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से अडानी ने कोल प्राइस को इन्फ्लेट किया, 6% आयात करने का इन्होंने लगाया। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हर एक सरकार में पहले भी रहे, पहले भी जब कांग्रेस का शासन था हर तरह के उद्योगपति रहे, किस तरीके से इन्फ्लेशन हो जाता है इनकी संपत्ति। लेकिन महाराज जी, आप जिस तरीके से टेंडर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा इस देश के लिए करेगा, तो टेंडर उसी को तो दिए जाएंगे। इनको तो ये कि विदेशी लोग यहाँ पे राज करें, इनको तो ये पता है, इनको तो ये पसंद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करे। इनको अच्छा ये लगता है कि विदेशी कंपनियां शॉर्ट सेलिंग का काम करता है, कि उनको पसंद है। लेकिन हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास ही नहीं है, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास नहीं है। हर संवैधानिक संस्था पर तो ये आरोप लगाते हैं, लेकिन हिडनबर्ग और शॉर्ट सेलिंग का काम करता है, उसका काम ये है कि झूठ बोल के माल बेचना, उसमें इनको विश्वास है। पूरी बात तो सुन लिया करें एक बार। मुझे ये बताइए सर, अगर ये बड़े बड़े उद्योगपति अगर आपके शासन काल में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, आप तारीफ करते हैं, वाहवाही लूटते हैं। अगर ये उद्योगपति निवेश बीजेपी सरकार में कर रहे हैं, तो आपत्ति क्यों हो रही है सर? समझिए, आपत्ति निवेश करने से नहीं है, तो किससे है आपत्ति? है कि जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है हर एक सेक्टर के करो अंदर। ना, आप जाओ बिजली ना, देख सुप्रीम लीजिए, कोर्ट पानी मना देख करने किया लीजिए, आपको। पानी देख, जेपीसी कोर्ट में जाओ ना, मना किसने किया? सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, हाई कोर्ट जाओ ना, मना किसने किया? यहाँ ये गलत टेंडर दिया इनको। हिडनबर्ग की रिपोर्ट हुई, इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये सरकार क्यों चुप बैठी गई? अगर किसी को शक नहीं था, अगर आपके दामन पर दाग नहीं था, तो जेपीसी का गठन करते आप। अगर आपके दामन में दाग नहीं था, क्यों 10 साल के अंदर किसी की संपत्ति बढ़ जाती है? क्यों 10 साल के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति बढ़ जाती है? क्यों एक ही व्यक्ति विशेष को हर तरह का टेंडर दिया जाता है? क्यों एक ही व्यक्ति विशेष को पावर का, बिजली का, पानी का, सड़क का, लाइट का, एरोप्लेन का, हर तरह का टेंडर दिया जाता है? जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं था एयरलाइंस का, उसको एयरलाइंस का टेंडर दे दिया जाता है, हर एक को बीएसएनएल का टेंडर दिया जाता है। आज सरकारी संस्थाओं को आपने गर्त में डाल दिया, सारी सरकारी संस्थाओं को आपने बेच दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सुरेश जी, अगर चिल्लाने की बात आएगी, आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूं, लेकिन आप इस डिबेट को खराब कर रहे हैं। आप तारीफ करते हो, आप विदेशी कंपनियों की तारीफ इसलिए करते हो क्या? वहां से कमीशन मिलता है आपको, ठीक है सर। इसलिए हिडनबर्ग की तारीफ करते हो क्या? एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके। ठीक है सुरेश जी, चलिए मैं बयान को लेकर जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, इनके जो पॉइंट्स थे उनका बिल्कुल सही तरीके ठीक है, से ठीक है सुरेश जी, किस हाँ, तरीके से चिल्ला रहे हैं, ठीक ये है, बताता है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आप जवाब तो नहीं है। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। आप बताइए सेब का मतलब लड़ाई क्या है? करके क्यों गर्मी सेब का बढ़ा रहे हैं मतलब मेरे देश की सर? सुरक्षा लड़ाई से करके मतलब क्यों हमारा। आप लोग गर्मी बढ़ा रहे हैं? वैसे सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो आराम से थोड़ा सा आप लोग भी ठंडे मैंने एक रहिए, सवाल पूछा, इत्मीनान जेपीसी से। की हाँ, मांग की गई थी, ठीक है, जेपीसी का गठन क्यों हाँ, नहीं किया गया? अगर आपके दामन में दाग ठीक नहीं है, था, तो ठीक है, जेपीसी का गठन करके सारी चीजें साफ हो ठीक जाती। है। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। अब ये नारा अलग अलग तौर पे भी शुरू हो चुका है, पूरे देश में तरह से फैला ही हुआ है, और बीजेपी के ऐसे कई बड़े बड़े लीडर हैं जिनके अलग अलग नारे सुनाई दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपने ही नारे में फंस गई है? चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, या ब्रजेश पाठक हो, या प्रधानमंत्री मोदी हो, या राजनाथ सिंह हो, सबके बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हो आप योगी जी लोग? ने बोला तो गलत बोला है क्या? बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान में बटा कब है? तभी तो जब ये इस तरह की नौबत आई है, जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसमें कहाँ है गलत? क्या बोला है? बटेंगे तो कटेंगे, अब तक का यही हालात रहे। और फिर ये जो मौलाना वगैरह ये बोलते हैं, तब उसके बारे में क्यों नहीं आता इनको? ऋचा जी, मौलाना ने अभी बोला था, मौलाना ने बोला था कि बायकाट करो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। मुझे ये बताइए बीजेपी क्यों इतनी परेशान है? कौन बट रहा है सर, और किससे बटा जा रहा है, और कौन काट रहा है? मुझे समझाइए ना सर, आप मुझे तो समझाइए कम से कम। भारतीय जनता कौन पार्टी है तो जो बट रहा परेशान है? नहीं है, ये तो ये इनके नेताओं को, इनको ही समझाओ कि इनके समझ में क्यों नहीं आती। पहले जलेबी को फैक्ट्री में पैदा करने की बात आती, अब वो अलमारी उठा के लिया है। हरियाणा जबकि जीत तो सेब लिया की आपने। परिभाषा, सेब की परिभाषा इनको पता नहीं है। सेब का मतलब सुरक्षा से है, वो अलमारी उठा लाए क्योंकि उनको भ्रष्टाचार पसंद है। तो दोनों में ये फर्क है ना ऋचा जी, फर्क समझ में आ रहा है ना? अच्छा। एक आदमी को तिजोरी से संबंध है और एक को सुरक्षा से संबंधित है। अब इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। अब मुझे ये समझाएं, यूपी की राजनीति
क्या है ये हर कोई जानता है, बड़े बड़े लीडर्स वहां पर हैं, कई मुख्यमंत्री यूपी ने भी दिए हैं। मुझे ये समझाएं सर कि राजनीति का एक दरिया भी होता है, एक दायरा हो रहा है कि किस तरीके से क्या बोलना है और क्या कहना है। आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, कौन किसको क्या बांट रहा है, कौन किससे क्या बट रहा है और कौन किसको काट रहा है, मुझे समझा दे तो शायद जनता भी समझ पाए। ऋचा जी, जब यहाँ पे आपको पता है क्या, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के टुकड़े किसने किए? क्या है ये? आज अगर आप एकजुट रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। मैं कहता हूं कि अगर एकजुट रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। तो बटेंगे तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप सब एक रहोगे तो कटने का नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप अलग अलग रहोगे, अलग अलग बात करोगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो उनका कहना यह है कि भैया एक रहो, जिससे बटने की नौबत नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने देश के टुकड़े किए, इस तरह की नौबत नहीं आए, ये कहने का मतलब है। हमारा कहने का मतलब है कि सेफ रहे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन इनकी परिभाषा दूसरी है कि आतंकवादी सेफ रहे, यहाँ पे पाकिस्तान सेफ रहे, रोहिंग्या सेफ रहे, या पत्थरबाज सेफ रहे, या वो वक्त सेफ रहे। इनकी परिभाषा ये है। भरत जी, देखिए, पिछले 10 साल से यहाँ पर केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपको भी ज्ञात होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि जो ये नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप कटने की बात किससे कर रहे हैं वो ये बता नहीं पाए। सरकार केंद्र में आपकी है और अधिक से ज्यादा प्रदेशों में आपकी है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, केंद्रीय बल आपके पास है, तो फिर जनता को डरने की बात कहां पर आई? निश्चित तौर पर यह बात ये होनी चाहिए थी, अगर राष्ट्र के संदर्भ में होती कि सब एक साथ रहें तो बात समझ में आती, लेकिन बात आती है कटेंगे। अभी आपको ज्ञात हो तो इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट कहा, इन्होंने एक मौलाना शब्द का उपयोग भी किया और ये बार बार बताता है कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल से किस तरीके से एक जाति वर्ग विशेष के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया, एक जहर पैदा किया गया, एक सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम किया गया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार इस चीज को इंगित करा। तो ऋचा जी, इस देश के अंदर अगर विकास के नाम पर बात होती, चुनाव के अंदर किसी मुद्दे के आधार पर बात होती तो अच्छा लगता, लेकिन जो चीज यूपी के अंदर चली उस चीज को पूरे देश के अंदर चलाएंगे इन्हीं के जो साथ में जो संगठन जो इनके साथ सहयोगी जो पार्टियां उन पार्टियों ने कहा ये नारे यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं चल सकते, यहाँ पर इस तरह के लोग नहीं हैं। और आज लोग भी समझने लगे हैं कि आप जो जनता के बीच में बात कहना चाह रहे हैं, अरे पिछले 75-70 साल से इस देश में एकता बनी हुई है, अखंडता बनी हुई है, अनेकता में एकता का नारा इस देश के अंदर है। भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भाषाएं, भिन्न वेशभूषा, भिन्न खाना है, लेकिन फिर भी आज ये देश एकजुट है। आपने कहा पत्थर, अरे अच्छा, आपकी सरकार है तो पत्थरबाजी कैसे हो रही है? रोहिंग्या अगर अंदर घुस रहे हैं तो फिर आप विफल हैं। आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में जो हालात हुए, जिस तरीके से आज हमारी जो टेरिटरीज थी, इंटरनेशनल टेरिटरीज, उनमें किस तरह के हालात हुए, क्या आपको उस चीज का ज्ञान नहीं था? आज क्या हम कमजोर नहीं हुए हमारी टेरिटरीज में? अच्छा, जब इतनी परेशानी हो रही है या बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया है, तो फिर जनता क्यों बार बार उनको तीसरी बार चुन के लेकर आ गई है? उनको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था ना बीजेपी को। क्यों बार बार प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को? क्यों बीजेपी को बार बार जिताया जा रहा है लोकसभा चुनाव में? अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो एक शगुन 251 का भी पार नहीं कर पाए। 400 का नारा एक छत्र दे रहे थे ये कि हम 400 पार, मोदी सरकार, वो मोदी सरकार, आज एनडीए सरकार हो गई है। तो जनता ने आईना दिखाया है। वो कहते हैं राजस्थान में कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो जनता दिखा चुकी थी इनको सब। राजस्थान में पिछले 10 साल से 0 सीट थी, इस बार 11 सीटें आई हैं लोकसभा की। हर तरफ ऐसी बातें करने से आपको कोई अलायंस ही नहीं है सर। हमने तो नहीं कहा था बीजेपी अलायंस कर रही है, हमने तो नहीं कहा था। आपने, आपका सवाल था फिर बीजेपी क्यों आई? 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, ये 251 भी अपने बल पर पार नहीं कर पाए। अगर इन्होंने काम किया था, अगर ये चीजें की होती ना तो एक तरफा करते। तीसरी बार में यूपी में भगवान श्री राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे थे, वहां पर नहीं जीत पाए ये लोग, ये वहां नहीं जीत पाए। आप बात क्या करते हैं? अरे ये तो इनका पतन शुरू हो चुका है, इनका पतन शुरू हो चुका है। लेकिन आज भी ये धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप इनसे 10 मिनट आप इनसे पूछ लीजिए, तो बताओ तो सही ना, वो आपके निन्यानवे में आए, वो किसी ठीक है, जगह आए, ये बताओ। मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, पूछ लेती हूँ। सुरेश जी, मुस्लिम धर्म पाकिस्तान नेहरू के ऊपर आता है, 2 मिनट के अंदर मैं चैलेंज करता हूं ऋचा जी आपके सामने। उनको पता ये नहीं 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे अपने 10 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर। ये पूछ रहे कि वो 99 किसमें से आए? और सुरेश जी, भरत भरत जी, आप जो कह रहे हैं कि शगुन का 251 नहीं पार कर पाई बीजेपी, तो सर आप कौन सा पार कर गए? आप तो 100 भी पार नहीं कर पाए। हम कितने पे थे?
नहीं, तो आपने मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, आप कितने में तीसरी थे? बार वही तो आपसे हम डबल पूछ रहे डिजिट हैं। में आए ना, वही तो आपसे आप पूछ रहे डबल हैं। डिजिट हम में यही आए ना, कह रहे हैं कि आप आप कैसे वो देखेंगे? ट्रिपल में तो आ ही नहीं आप पाए ना। 400 का हम तो नारा तीसरी देने बार वाले, सरकार बना रहे हैं। आप 321 देखिए पे आज रहने जनता ने वाले, तीसरी 250 बार पे, भारतीय 250 जनता से पार्टी नीचे की आ जा सरकार रहे बनाई हैं। है। आप इतिहास उसका में पहली कंपैरिजन बार 50 हुआ से नेहरू 100 जी पे के आने बाद वाले के लिए करेंगे नेहरू क्या? जी के बाद में इतिहास ठीक है, में पहली सुरेश बार जी। हुआ, तो 50 तीसरी से बार 100 पे प्रधानमंत्री आने बने। वाला। सुरेश जी, आपके ठीक है, अगर ठीक है। मैथमेटिक्स पार आती करने होगी में ना, जुड़ा अगर ना साथ आपको, मैथमेटिक्स हमको आती तीसरी बार होगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर तीसरी मैथमेटिक्स बार, आती होगी तो पता तीसरी लगेगा। बार प्रधानमंत्री, अरे एनडीए तीसरी सरकार, बार में, अरे घुटनों पे तीसरी टिकी बार, हुई घुटनों पे सरकार, आ रहे हो। घुटनों पर जहाँ टिकी आपने हुई अलग किया, सरकार, आपको जीरो कर घुटनों दिया। पर टिकी हुई सरकार। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस, सुनिए सर, रुक जाइए सर, एक एक करके देखिए। मोदी सरकार रुकिए, 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 मैंने ऋचा जी सुरेश जी, आपसे कहा ठीक 2 है। मिनट इनसे इनके 10 देखो साल की ऋचा जी, गिनती गिनवा आप लो। ये देखिए अगर कि ये इनकी हिंदू कांग्रेस की मुस्लिम, क्या हालत होगी, पाकिस्तान 2003 नेहरू, राज्यों में मुझे ये जाकर बताइए इलेक्शन सुरेश जी, तो आप रुक जाइए बोल देना। सर, मुझे ये बताइए सुरेश जी, ये जो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और 20 नवंबर को, अभी 20 तारीख को यहाँ पर मतदान किया जाएगा, 23 को नतीजे आ जाएंगे, साथ ही झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। मुझे ये समझाएं सर कि इन बयानबाजी से क्या जनता खुश होगी? नहीं, आप तो ये अगर हम बताइए। जनता को उपलब्धियां नहीं, गिनाएंगे, ऋचा जी, चलो जनता एक चीज को बताइए। बताएंगे ठीक है। योजनाएं नहीं, कि आप हमने- इससे लाभ ले हमारा सकते हैं, नारा- तो शायद खुश हो जाए नहीं, जनता। नहीं, ऋचा जी, सर, हमारा इससे नारा है, जनता खुश एक नहीं है हो तो सेफ सकती है। ना। चलो ऋचा जी, चलो एक चीज हाँ। बताइए। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ठीक है। उसमें एक है तो सेफ की परिभाषा बताइए। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी सेफ की परिभाषा सुरक्षा है, हाँ। इनकी सेफ की परिभाषा तिजोरी है। अब इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की गलती कहाँ है? जिनके नस नस में भ्रष्टाचार बचा हुआ है, जो जमानत पे है, वो उनको तो यही चीज समझ में आएगी ना। हम कह रहे हैं कि भाई सेफ, सेफ का मतलब है देश सुरक्षा। आपने ऋचा तो जी मुझे पूछा ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, आपने मतलब ये पूछा चीजें को योजनाएं, ये वापस राहुल गांधी कांग्रेस सेफ हर पे राज्यों में पहुंच से गए। सिमटती ये जा रही वापस है, इनके राहुल फिर भी गांधी समझ सेफ में पे नहीं आती। पहुंच गए। बता, सुरेश आप जी, ये बताइए ये बता कि पाए पूरे नहीं है। हिंदुस्तान ठीक है, में भरत जी, 3 राज्यों ठीक है। में 3 राज्यों में सरकार है, पूरे उपलब्धियां गिना हिंदुस्तान में दो। 3 राज्यों में चैलेंज सरकार है, वो भी चली जाएगी चैनल पर इनकी। चैलेंज वो भी चली जाएगी, बोल सुरेश जी, वो अपनी भी सरकार चली की जाएगी उपलब्धियों तीन में। राज्यों में। जाइए जिस सर। तरीके से राहुल गांधी स्टेटमेंट देता है, सर, अगर आज इतना मेरे पास में आत्मविश्वास फोटो है, उपलब्धियां गिना वहाँ की दो ना। झारखंड के अंदर फोटो आपको दिखाता अरे आप तो हूँ। अपने 10 झारखंड साल के की उपलब्धि मुख्यमंत्री बता की, दो। अरे 10 साल की उपलब्धि बता दो। अजय सर, झारखंड के ये मुख्यमंत्री चैलेंज जी बोल दे रहे हैं रहा कि हूं भैया मैं आपको, और इसको चैलेंज दे यहाँ रहा नहीं हूं। आना चाहिए। झारखंड का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि भैया यहाँ पे मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं है वो। अरे मतलब आप ये बता दीजिए, हेमंत 10 सोरेन साल को की बोलना पड़ रहा है, तो पूछ इससे रही ये हूँ पता भरत जी, लगता ठीक है। है कि सुरेश जी, हाँ जी बताइए। उपलब्धियां गिनवा दीजिए, वो इतना पीछे पड़ ही रहे हैं। अब भरत जी जानना चाहते हैं, गिना क्या? दो उपलब्धियां सर, 10 सेकंड है, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ हाँ गिना दो उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की? हाँ, 10 ये साल बिल्कुल 10 साल की वही उपलब्धि पूछना ये चाह है रहे हैं कि आपसे। भारत 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हुई है। 10 साल की उपलब्धियां ये है कि रेलवे के अंदर 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। 10 साल की उपलब्धियां ये है कि 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट में ट्रांसफर में हुए। जिन लोगों ने कभी जिंदगी के अंदर बैंक के दरवाजे नहीं गए, को इस तरह के 55 करोड़ अकाउंट खुले हैं। जो ईपीएफ के अंदर जो 2014 के अंदर 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज 31 करोड़ अकाउंट चलिए, है। ठीक है। जो आज 25 करोड़ समय खत्म हो गरीबी गया रेखा सर, से बाहर आई है सुरेश जी, जनता। समय खत्म हो गया सर। किसानों तो की भरत जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय ये खत्म हो गया। अपना भरत जी, जनता भरत जी, को समय नहीं मेरे पास। विकास भरत जी, उपलब्धियां गिनाओ, चलिए सर, जनता को बहुत विकास बहुत शुक्रिया जनता सर को आप दोनों का। सर प्लीज, सर समय खत्म हो गया है सर, शुक्रिया सर। अरे सर शुक्रिया आप दोनों का सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। सर समय खत्म हो गया सर, मुझे बोलने दीजिए ना सर, हो गया सर, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। तो देखिए, अब दिल्ली में भले ही सर्दी का दौर शुरू हो गया हो, साथ ही प्रदेश में सर्दी का दौर शुरू है, लेकिन ये बयानबाजियों की वजह से जो गर्माहट है राष्ट्रपति में, वो भी जरूर देखी जा रही है। लेकिन गर्माहट किसे तकलीफ देगी और किसे राहत देगी, ये खैर देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।